नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस हफ्ते के इफ्तिताह में, इसके शुरू में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत का जो महवर है वो कराची, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सिंध की सियासत के गिर्द घूम रहा है, जहां हमें दो मेन कंटेंडर्स नज़र आते हैं। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो ऐसा लगता है कि सिंध के अंदर कराची शहर की खातर या कराची शहर में घुसने के लिए पॉलिटिकली इंटरवीन करना चाहती है। दूसरी तरफ हमें सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नज़र आती है, जो ना सिर्फ अपनी टर्फ को महफूज रखना चाहती है, बल्कि की लीडरशिप के ऊपर जो केसेस बने हुए हैं नैब के और मुख्तलिफ करप्शन के केसेस हैं, उसमें से भी अपने लिए एक बेहतर डील और अपने लिए एक रिलीफ जो है चाहती है। सो यूं एक कोऑपरेटिव एंड कॉन्फ्रंटेशन फ्रेमवर्क जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, वो हमारे सामने है, जो इस वक्त मरकज़ है, महवर है तमाम तर एनालिसिस का। ये कहा जाएगा, और साथ एक चीज़ और ऐड कर दूं कि कराची शहर से मसलसल जो की बिजनेस मैन हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो की एक्सपोर्टर्स हैं, वो मुझे फ़ोन करके ये कहते हैं कि कराची शहर के लिए खुदारा कुछ कीजिए, कराची मर रहा है। जब वो कहते हैं कराची मर रहा है, उनका मतलब ये नहीं है कि कराची में लोग मर रहे हैं। वो कहते हैं स्ट्रक्चरली तौर पर कराची जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने लॉजिस्टिक्स में, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, अपनी शहर की जो एबिलिटी टू सर्व है पॉपुलेशन, उसमें शहर जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ हम बात का आगाज़ करेंगे। इससे नथी दर्जनों कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशूज़ जो हैं वो मेरे जहन में हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जनाब अवैस तौहीद साहब, जो ना सिर्फ पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, टीवी एंकर पर्सन हैं, कॉलमनिस्ट रह चुके हैं कई इंटरनेशनल पब्लिकेशंस और न्यूज़ एजेंसीज के साथ, एक से ज़्यादा टेलीविजन चैनल में अवैस तौहीद डायरेक्टर न्यूज़ रह चुके हैं। वेरी वेलकम टू अवैस तौहीद साहब। मज़हर अब्बास सीनियर तथ्याकार हैं, 2 दफ़ा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। अकील करीम दैदी साहब पाकिस्तान की प्रोमिनेंट कारोबारी शख्सियत हैं, कराची शहर से ताल्लुक़ है, खुल के पोजीशन लेते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी की एक लीडर्स में उनका शुमार होता है। वो मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और इसी प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकेंगे थोड़ी देर के लिए नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोमिनेंट रहनुमा हैं। मैं बात का आगाज़ अगर करूँ अकील करीम दैदी साहब से। अकील करीम दैदी साहब, आप बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर भी हैं, ये ठीक है कि आपका ताल्लुक फाइनेंस के साथ है, सिक्योरिटीज़ के साथ है, लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं, जो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं की कराची के, वो कहते हैं कि कराची शहर मर रहा है। इसकी क्या वजह है और क्या करना पड़ेगा? देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, कराची वाकई डिफ़िकल्टीज़ कराची में बहुत ज़्यादा हैं और इसको सारी सियासी पार्टियां मानती हैं। इवन सिंध हुकूमत खुद भी इसको एक्सेप्ट करती है, वफाक भी इसको मान रही है, MQM की क़यादत भी इसको मान रही है, और बाकी अगर जो जमात इस्लामी, हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि कराची जल रहा है, कराची पीछे जा रहा है, पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, कराची आगे जाएगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा, कराची में डेवलपमेंट होगी तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। ये सारी बातें सबको पता है और सब करते भी हैं कि कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब है। लेकिन यहाँ कराची को इस वक्त ज़रूरत है कि कराची की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है और ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब ये मसाइल का हल चाहिए। बारिश होती है तो प्रॉब्लम होती है, सीवरेज का इशू है, पानी का सीरियस इशू है, और बारिश का पानी अगर हम चाहें तो स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि काम न होने की वजह से ये सारी चीजें मुश्किलात में चली जाती है। जिस चीज का हमें फायदा होना चाहिए उसी चीज से हमें इन मसाइल का हल सिंध हुकूमत के पास है या वफाकी हुकूमत को अंदर आना होगा? देखें, मैं आपको ये यकीन से कहता हूं कि सिंध हुकूमत, वफाक, MQM, जमात इस्लामी, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा एक पेज पे आए। अगर आप एक पेज पे आएंगे तो आप यकीन करें इस कराची को बहुत आगे आप ले जा सकते हैं। इस कराची से आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा, इस कराची में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार की तलाश में कराची आते हैं। आप उन लोगों के ऊपर नज़र रखें, आप अपने इशू को हटा दें, आप सिर्फ उन बेरोज़गार लोगों पे नज़र रखें, आप कराची की हालात ज़र पे नज़र रखें।
लोग बुराई में पिसे हुए हैं, लोग गंदगी में पिस रहे हैं, वो लोग बेरोजगारी में पिस रहे हैं। जब आप इनको देखेंगे तो अब मैं यकीन से कहता हूं कि उनकी जो मुश्किलात देख के आपका दिल दुखेगा और आपको फिर लड़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आप इतना काम मिल जाएगा आपको कि आप ये जो आपस में बैठ के एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करते हैं। मेरे साथ रहिए अकील करीम बेदी साहब। मैं ब्रेक से पहले बाकी दोनों गेस्ट को भी साथ ले लूं जरा। मजहर अब्बास साहब, चूंकि आप कराची शहर में हैं, कराची शहर में रहते हैं, यू हैव फीट ऑन ग्राउंड, आपको लगता है कि सिंध हुकूमत में विल है, डिटर्मिनेशन है, पॉलिटिकली कमिटेड है, वो कराची की सूरत हाल को बेहतर करने से आखिरकार सिंध में रूल कर रही है पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 12 बरस से? शुक्रिया मोहित। देखिए, मेरी ये कंसीडर्ड ओपिनियन कई साल से है कि कराची अनमैनेजेबल हो गया है। अब आप कोई भी सिस्टम ले आए, कराची को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, कुछ अगर चीफ जस्टिस, इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहें कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ है और आपके पॉपुलेशन सेंसस में उसे 3.25 करोड़ पौने 2 करोड़ दिखाया जाए, तो ये जो वास्ट डिफरेंस है, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिस शहर की पॉपुलेशन का ही हमें नहीं पता, उसकी पॉपुलेशन मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कराची, देखिए, अगर कराची का सिर्फ एक हल है, मेरे नजदीक कराची का एक हल है, वो भी उसमें वक्त लगेगा। यानी उसको अगर आप करते हैं तो इम्प्रूवमेंट में वक्त लगेगा, और वो ये है कि कराची अंडर वन चेन ऑफ कमांड होना चाहिए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन डिक्लेयर होना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। कराची की अपनी मकामी पुलिस होनी चाहिए, कमिश्नरेट होना चाहिए। अभी अकील भाई जिस तरह बात कर रहे थे, देखिए, जहां मल्टीपल सिविक एजेंसीज होंगी और एक दूसरे के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन होगी बजाय इसके कि कंसेंसस हो, वहां कभी भी शहर को आप प्रॉपरली प्लान नहीं कर सकते, प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते। अभी अकील भाई ने पानी की बात, यानी जिनका काम पानी को सप्लाई करना है, उनके टैंकर्स चलते हैं। अगर उनके टैंकर्स चलेंगे तो जाहिर है लाइन में पानी वो नहीं देंगे, और टैंकर्स 6,000, 8,000, 12,000। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जरा रुके, मैं ब्रेक से पहले सिर्फ क्विक अवैस तौहीद का भी पर्सपेक्टिव ले लूं। आप भी रहे हैं कराची में बहुत देर, आपने भी बहुत गुजारा। आपको लग रहा है कि कोई हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में विल है पाकिस्तान के शहर को रेस्क्यू करने की? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिस तरह अकील भाई ने कहा, मजहर ने कहा, और आपने भी अपने इब्तदाइये में कहा, 1947 में इसकी आबादी थी 4.5 लाख। 4.5 नहीं, तो 2.5-3 लाख, 4.5 लाख जो मैं कहीं पढ़ रहा था। 80 की दिहाई में 5 मिलियन, 90 की दिहाई के अंदर 9 मिलियन, जब बहुत तेजी से खून रेजी हो रही थी, जब रोज़ाना 30-40 लाशें गिर रही थी, सेक्टेरियन वायलेंस था, एथनिक वायलेंस था, पॉलिटिकल वायलेंस था, लोगों के अंदर उस वक्त एक रेजिलियंस जब भी मौजूद थी 90 की दहाई में, कि हाँ भाई खून खराबा हो रहा है, लेकिन जैसे ही कोई एक दिन मिलता था उसमें सीवीओ पे भी आप हज़ारों लोग देखते थे, आप लोग कारोबार के अंदर एक सरगर्मियाँ जो है वो देखते थे, एक्टिव लोग देखते थे, सड़कों पे रौनक देखते थे। हम कहते थे नहीं भाई, कराची को लूट खसूट किया, जो भी किया, यहाँ पर फिर भी एक रेजिलियंस है। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, इस वक्त रेजिलियंस ख़त्म हो रही है, और ये बहुत अरसे से ऑक्सीजन पे है, और इस वक्त रादर वेंटिलेटर पे है, मैनेजमेंट के हवाले से, पॉलिटिकल विल के हवाले से। दूसरी बात यह कि इस वक्त इनकी अगर करोड़ों की आबादी है, उसके अंदर सबसे बड़ी बात है, समझने की बात यह है कि यह वाहिद शहर है पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर मुख्तलिफ लिसानी इकाइयाँ रहती हैं, और वो अपने अपने इलाके के मसाइल इस शहर के अंदर लेकर आते हैं, चाहे गिलगिती हो, चाहे बल्दी हो, चाहे हज़ारे के लोग हो, चाहे वो सराइकी बेल्ट की तीसरी बड़ी पॉपुलेशन है, पश्तून्स के लिए सबसे बड़ा अर्बन सेंटर है। इसी तरह आप देख लीजिए, उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी स्पीकिंग है। तो जब तक आप इसकी डायनेमिक्स को नहीं समझेंगे, लिसानी डायनेमिक्स को, और वही पॉलिटिकल डायनेमिक्स उसको इंटरफेस करती है। ब्रेक ले लूं, एक बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कराची के प्रॉब्लम्स के हवाले से। वापस आते हैं, हम देखते हैं पॉलिटिक्स क्या हो रही है कराची के ऊपर बिटवीन पीपीपी एंड पीटीआई आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, मजहर अब्बास साहब, ओवैस तौहीद साहब, अकील करीम देदी साहब तो मेरे साथ हैं ही इस नशस्त में, इस प्रोग्राम में, लेकिन अब सिंध के वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नासिर हुसैन शाह साहब ने भी मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है। नासिर हुसैन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सर। नासिर हुसैन शाह साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले हमारा जो कोई 10 मिनट का सेगमेंट हुआ इस प्रोग्राम का पहला पार्ट, उसमें हमने सिर्फ ये जायज़ा लिया है कि कराची शहर के अंदर जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो वहाँ का ताजर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो एक्सपोर्टर है, वो मसलसल हमारे कानों में ये शिकायत फ़ोन कर करके ये मैसेजेस के ज़रिए पहुँचा रहा है कि कराची शहर जो है वो स्ट्रक्चरली इन ट्रबल है, कराची शहर मर रहा है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है और इसको रिलीफ देने की ज़रूरत है, इसके लिए खुदारा कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन अब हम आ रहे हैं उसके पॉलिटिकल साइड में, जहाँ मैं आपको पहले एक सेगमेंट सुनाता हूँ। चीफ मिनिस्टर, आप जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, आपकी कैबिनेट को हेड करते हैं, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ अपनी रिलेशनशिप के हवाले से क्या कमेंट किया। 30 सेकंड का कमेंट है, पहले ये सुन लेते हैं। किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास, किसी के साथ शेयर नहीं होगी। जब इनको मर्जी होती है टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, हमारे इंटरनेशनल फ्रंट पे जो गलतियां की हैं, लेकिन अब इससे अटेंशन हटानी है ना, अटेंशन हटानी है तो सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची और के अलावा कोई और चीज़ मिलती नहीं है। नासिर हुसैन शाह साहब, ये आपने सुना चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, जिनके बारे में हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के सबसे प्रोमिनेंट, इफेक्टिव, आर्टिकुलेटेड और बेहतर गालिबन मैनेजर चीफ मिनिस्टर्स में को शुमार कह सकते हैं, नंबर 1 कह सकते हैं बाय ऑल मीन्स। लेकिन उनकी जो ये बात हम सुनते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि उनकी बात को अगर हम इंटरप्रेट करें, उसकी तशरीह करें, तो वो ये कह रहे हैं कि कराची शहर के हवाले से वफाकी हुकूमत के बाकी लोग जो वावेला मचाते हैं, ये दर हकीकत महज एक एक्सक्यूज़ है और कराची में इशू कोई नहीं है और ये महज इंटरफेयर करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इश्यूज हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने काफी इश्यूज सॉल्व भी किए हैं। ये जो एक तासुर आता है कि सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो उसकी तरफ वो बात कर रहे थे। मजद भाई का आपने बताया, हमारे बहुत सीनियर हैं, आपके साथ बैठे हैं, अकील करीम साहब भी, इसी तरह वेस तौहीद साहब भी, और ये कराची के इश्यूज को काफी हद तक समझते हैं। तो सिर्फ हमारा जो कहने का मकसद ये है कि ये तासुर जो है कि कुछ नहीं किया गया, ये गलत है। हमने काफी काम किए हैं, लेकिन बहुत सारे काम की अभी जरूरत है जिससे बेहतरी आएगी। और फेडरल गवर्नमेंट के साथ देखें, हमें काम करने में कोई इसमें वो नहीं है कि हम मायूब नहीं है कि हम उनके साथ काम नहीं करना चाहते। ये एक तासुर आ रहा था कल से मीडिया पे मुख्तलिफ, फिर हमारे दोस्त जो हैं कुछ पीटीआई के, किसी ने कह दिया जी इनको एक मौका और दे दिया है, उसके बाद कुछ और आईनी इकदाम उठाए जाएंगे और बहुत सारी जगहों से। लेकिन एक तासुर यहाँ पे ये है कि पैरासिटामोल मैनेजमेंट, जिसको पैरासिटामोल मैनेजमेंट कहते हैं, कि सिम्प्टोमेटिक के पैरासिटामोल मैनेजमेंट तो आप कर लेते हैं, बारिश हो गई, ये खोल दिया, वो खोल दिया, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक विजन कराची शहर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास नहीं है। 12 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, 12 साल में कोई चीज तो इंप्लीमेंट नहीं कर सके आप, सेंस ऑफ डायरेक्शन। देखिए, मैं आपको बात करूं कि बिल्कुल डायरेक्शन भी है, वो पूरा एक बनाया भी हुआ है कि क्या क्या हमने करना है। इश्यूज आ रहे हैं फंड के, जो अब भी डिस्कस हुआ, ये जो जिस मीटिंग की बात की जा रही है वो मीटिंग्स हुई है हमारी, और हमने कहा है कि जो इश्यूज आते हैं फेडरल गवर्नमेंट के इदारों से हमें या उनकी तरफ से, तो हम उसमें मिल बैठने के लिए तैयार हैं। कोई अगर वैसे फैसिलिटेशन कमेटी या कुछ इस तरह की बात होगी तो उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि जी अब सारा कुछ जो है वो वही फैसला करेंगे और ये होगा, तो ये तासुर गलत था। ना ही ऐसी बात हुई है, ना ही फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये बात कन्वे हुई है कि जी वो ये चाह रहे हैं। ये तो बीच में एकदम मीडिया पे इसकी हाइप क्रिएट कर दी गई, और ये जो कह रहे थे सीएम साहब के पहले वो नहीं मिलते, तो कई दफा ऐसा हुआ है, बहुत सारे इश्यूज पर कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो नहीं होता। लेकिन अब एक अच्छी ये खुशाइन है कि हम अगर इश्यूज हैं आपस में डिस्कस करते हैं, अगर बातचीत होती है वो अच्छी बात है। और फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनडीएमए के चेयरमैन साहब को कहा, लेकिन इनिशिएटिव आपने लिए क्या है? मुझे नहीं मैं सुन सका कि आपने क्या, सिंध हुकूमत ने ऐसे क्या स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिए हैं कराची के हालात को बेहतर करने के लिए, जो आप कहते हैं कि लिए हैं, पैसे चाहिए, वो क्या है? देखें, आज जो उन्होंने ये प्रेस ब्रीफिंग दी उसमें वो सारी चीजें उन्होंने दिखाई। आप या तो वो भी चला देते या वो उनका देख लेते, जो उन्होंने एक एक
स्कीम पे उन्होंने बताया कि ये वो कुछ थे जो हमने पहले किए, और फिर जो अभी जो बना रहे हैं प्रोग्राम जिसमें पानी का इशू है वो है, कचरे वाला इशू जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट की बात। लेकिन शाह साहब इसमें 12 साल से आपकी हुकूमत है ना, जाहिर एक जहन में सवाल आता है कि 12 साल, एक हुकूमत को 5 साल ही मिलते हैं इलेक्शन के बाद, 12 साल से आपकी हुकूमत है यहाँ पे। जी मैं उसी पे अर्ज कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ स्लाइड वो भी दिखाई जो 2007-2009 में जो इश्यूज आते थे सामने, और उसके बाद काफी हद तक वो इश्यूज सॉल्व हुए हैं। यही वो बताना चाहते थे कि इस अरसे में हमने ये काम किए जो पहले बॉटल नेक थे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ सही कर दिया है, हमें सही करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इसमें अगर हमें सपोर्ट मिलती है, हमने कभी फेडरल गवर्नमेंट को मना नहीं किया कि वो यहाँ पे आप काम ना करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 162 अरब रुपए का वादा किया था, हम कह रहे हैं आके वो शुरू करें। बहुत शुक्रिया। सिंध के वजीर इत्तलात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब हमें एक पर्सपेक्टिव दे रहे थे उनके हवाले से। मैं एक शॉर्ट नाजरीन आपको और भी सुनाता हूँ। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब का। ये बिलावल भुट्टो ने केसेस के हवाले से जो स्टेटमेंट दी है वो भी सुन लेते हैं, फिर इस पे डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। जरा प्रोफेसर हमें सुनाइए बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट। हम महसूस कर रहे हैं कि हम पे दबाव है, हम महसूस कर रहे हैं कि हमें धमकियां दी जा रहे हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने कि 18th अमेंडमेंट में तरमीम हो, हम भी माने कि NFC अवार्ड में चेंजेस हो, हम भी माने कि इस हाउस से काला कानून पास हो। लेकिन हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं आए, और कल आगे जाके आप देखेंगे। अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है कर लो, हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। ठीक, अच्छा मैं अब नाज़रीन, ये आपने देखा बिलावल जरदारी भुट्टो। बुनियादी तौर पे मैं आपसे शुरू करता हूँ अवैस तौहीद साहब। बिलावल भुट्टो की बात को अगर आप इंटरप्रेट करें, जैसे CM की बात को हमने इंटरप्रेट करने की कोशिश की, तशरीह करने की कोशिश की, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े ग्रैंड प्रिंसिपल्स के ऊपर यहाँ पे लड़ाई हो रही है। वो अब ये मैसेज दे रहे हैं अपने लोगों को, और वो प्रिंसिपल्स हैं 18th अमेंडमेंट, NFC, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, और हम इन सब चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो और बेसिकली जो अरेस्ट हैं मेरी फैमिली के, जरदारी भुट्टो के, जरदारी साहब के, ये फरियाल तालपुर के, वो दर हकीकत उसमें करप्शन और चीज़ें वगैरह नहीं है। असल में ये ग्रैंड पॉलिटिकल बार्गेन जो है उस पर सब कुछ हो रहा है। इसी में कराची में अगर वो PTI गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट आना चाहती है तो वो भी दर हकीकत यही वाले मसले हैं। देखिए मसला ये है कि कराची का मसला ये है कि लोकल गवर्नमेंट है MQM के पास, सिंध गवर्नमेंट वो तो कह रहे हैं बिल पीपल्स पार्टी के पास, फेडरल गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं तहरीक इंसाफ ने। तो जो सियासी कॉन्फ्लिक्ट है उसकी भी नौयत उन लिसानी जो इकाइयों की जो कॉन्फ्लिक्ट की नौयत है उस तरह गुडमिट हो रही है, और उसके अंदर पिस कौन रहे हैं, वहाँ के शहरी पिस रहे हैं, और मसाइल का हल नहीं हो रहा। जो अफसोस के कहना पड़ता है कि जब फेडरल गवर्नमेंट इनके पास होती है, पीपल्स पार्टी के पास, तो इनका जो विजन, फेडरल गवर्नमेंट भी रही है 2008 से, नहीं मैं उनका जो नैरेटिव होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो नहीं समझ पा रही वो ये कि अगर आप आर्टिकल 149 का शोशा छोड़ेंगे, चाहे पॉइंट स्कोरिंग करें, चाहे ट्वीट के जरिए करें, या आप गवर्नर राज की बात करेंगे, जो मुझे और आपको, हर पढ़े लिखे आदमी को पता है कि वो मुमकिन नहीं है इस तरह के मामलात में। 18th अमेंडमेंट के अंदर तब्दीली की बात करेंगे तो सियासी ऑक्सीजन किसको मिलेगी? वो मिलेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिन्होंने अपना अनफॉर्चुनेटली जो अपना विजन और अपना नैरेटिव बनाया है वो बहुत ही देही सिंध या सिंध सेंट्रिक बनाया हुआ है, और वो नेशनलिस्ट जो फोर्सेस हैं उसके साथ उनका नैरेटिव बन रहा है। तो वो अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उसकी बुनियाद पे MQM जो है, आप देखिए कि जब एडवाइजरी कमेटी की बात हो रही है, जब इजलास की बात हो रही है कि तीनों पार्टी मुलाकात कर रही हैं गवर्नर हाउस में कराची के मसले के हल के लिए, तो आमिर खान साहब उनके सीनियर रहनुमा शोशा क्या छोड़ रहे हैं, अलग सूबे का, कराची सूबे का। तो दोनों जो ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें उससे तो मसला हल नहीं। मजहर अब्बास साहब, योर क्विक रिएक्शन टू दैट। देखिए मोहित, सारा प्रॉब्लम ये है कि अभी नासिर हुसैन शाह साहब कचरे की सफाई की बात कर रहे थे, नालों की सफाई की बात कर रहे थे। मेरा उनसे सिर्फ सवाल ये था कि भाई आपका काम नहीं है, जो काम आपने अपने ऊपर लिया है ये आपका काम नहीं है। देखिए, आप जब विफाक प्रोविंस में इंटरफेयर करता है तो हम सबको इतराज होता है कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब
जब प्रोविंस जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स में इंटरफेयर करता है, लोकल गवर्नमेंट की पावर जो है वो खुद यूजर्व कर लेता है, तो उस पर जब सवाल उठाया जाता है तो आप ये सारी चीजें ले आते हैं। अब मुझे बताएं कि 18वीं तरमीम की बिलावल भुट्टो या रजा रब्बानी बात तो करते हैं, लेकिन उसी 18वीं तरमीम में जो मकामी हुकूमतों को एम्पावर करने की बात है, वहां आके बिल्कुल जो है वो चुप लग जाती है। तो प्रॉब्लम और पॉलिटिक्स का सिंध में देखिए, सिंध का पॉलिटिकल डायनेमिक सबसे बड़ा जो डायलेमा है वो ये है कि पीटीआई 24 साल से सियासत कर रही है। मुझे बताएं 24 साल में पीटीआई ने अंदरूने सिंध क्या पॉलिटिक्स की है? आप पाकिस्तान की 10 बड़ी सियासी जमातें उठा कुछ भी नहीं। मुझे बता दें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को अंदरूने सिंध किसने चैलेंज किया है जाकर? तो जब आप पॉलिटिकली चैलेंज कर सकते हैं ना, आप किसी गवर्नमेंट को या किसी पार्टी को सियासी तौर पे शिकस्त दें ना। जनरल मुशर्रफ ने कुछ क्रिएट किया हुआ था वहां पे, लोकल पार्टीज के साथ एक अलायंस जो था, जनरल मुशर्रफ ने क्रिएट लेकिन किया। वो सारे जो हैं वो चले हुए कारतूस हैं और उनको दे आर डिसलाइक पर्सनालिटीज इन द आईज ऑफ पीपल ऑफ सिंध। आई एम फ्रॉम लारकाना, आई नो एग्जैक्टली। ये इन्होंने भी यही किया कि मियां मट्टू के साथ इशाइया कर रहे हैं। इनको भाई किसने कहा मुमताज भुट्टो साहब के साथ क्यों आप मुलाकात कर रहे हैं? मुमताज भुट्टो साहब इज नॉट अ लाइकेबल पर्सनालिटी। इसी तरह वडेरों के साथ एक इतनी बड़ी यंग लॉट है जो पढ़े लिखे लोग हैं जो वहां पे तब्दीली चाहते हैं, वो पीटीआई से दूर है, पीटीआई उनके करीब नहीं। अकील करीम दरी साहब, अब ये जो पॉलिटिकल, मैं अकील भाई को ले लूं। अकील जी 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 प्लीज जी मसर, मैं क्विकली इनको भी लेना चाह रहा हूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। अकील करीम दरी साहब, ये जो सारा उलझा हुआ पॉलिटिकल सीन है, इस पॉलिटिकल सीन में जहां पीटीआई की अपनी पॉलिटिक्स है, वो कराची में आना चाहते हैं, सिंध पीपीपी की अपनी पॉलिटिक्स है, वो उनको नहीं चाहते कि रोल मिल सके कराची के अंदर, तो कैसे होगा वे फॉरवर्ड कराची के बिजनेस का और लोगों का? देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। एक जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए तो नासिर हसन साहब ने खुद कहा है कि हम वेलकम करते हैं वफाक को, तो कम से कम हम उनकी बात को मान लेते हैं। अगर वो वेलकम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मजहर साहब ने जो की है ना, मैं समझता हूँ उसके बाद बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है ना कि अगर वफाक सिंध गवर्नमेंट को हक नहीं देता तो सिंध गवर्नमेंट भी लोकल गवर्नमेंट को हक नहीं दे रही। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है और सिंध गवर्नमेंट को भी अपने आप को देखना है, वफाक को अपने आप को देखना है और लोकल गवर्नमेंट को अपनी गिरेबान झांकना है कि हम सब ने इस सिटी के लिए क्या किया है, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी बनती है। फेलियर कराची की हद तक मैं देख रहा हूं और इस फेलियर को ठीक करने की जरूरत है। और नासिर साहब ने जितनी बातें की हैं, मैं समझता हूं अगर वो बातें भी हो जाती है तो हमें रिलीफ डेफिनेट मिलेगा और ये रिलीफ हमें इस वक्त ज़रूरत है। और खुदारा मैं फिर यही कह रहा हूं कि आपस में मिल के बैठ जाओ। खुदा के लिए जिस सिचुएशन में हम गिरे हुए हैं, आपस में लड़ाई मत करें। अगर कोई ये कह रहा है गवर्नर राज की बात कर रहा है तो वो भी मजबूरन कर रहा है। अगर आप जो बातें कर रहे हैं कि वफाक आपसे ताउन नहीं कर रहा, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप आए। हम सब कोई नहीं चाहते कि सिंध गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की ज्यादती हो। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी करें और इस सिटी के मसाइल को कम से कम करें। खत्म शायद आप नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम आप जितना भी इस सिटी के मसाइल को कम से कम कर सकते हैं आप करें। और ये जो लोग बताते हैं ना कि फला बीच में आ गया, फला आ गया, तो ये हमें कहना इसलिए नहीं चाहिए कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो कोई न कोई तो बीच में इंटरवेन करेगा। कोई भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान का बिजनेस इफेक्ट हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करती है। तो जिम्मेदारी सबकी बनती है कि भाई अपने अपने काम करो, इस मुल्क को ठीक करो, इस मुल्क को मजबूत करो। हाँ ठीक है, मेरे साथ है। देखिए मजहर लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इससे आगे जाता हूँ। दुनिया में कोई भी शहर बड़ा, अवैस तहीद साहब कराची के साइज़ का, जिसकी आबादी 2.5 करोड़ या 3 करोड़ या 3.25 करोड़, जैसे कि मजहर ने पॉइंट आउट किया, कोई भी शहर इस वक्त मौजूदा असर हाज़िर दुनिया में ऐसा नहीं है, खा ब्राज़ील में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो या कहीं हो, जहाँ एक इंडिपेंडेंट किस्म की सिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम दूर ना जाएँ, कंपैरेटर स्टेट हमारी इंडिया है,
जहां मुंबई जो है महाराष्ट्र के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन सिटी की अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है महाराष्ट्र से तकरीबन आज़ाद है। दिल्ली में तो बिल्कुल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बैठा है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर भी है, वहाँ एक उनकी एक असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। हम क्यों नहीं कराची शहर को ये ढांचा दे पा रहे? देखिए, इस वजह से कि एतमाद का फुकदान था, और वो रियासती इदारों का एतमाद का फुकदान था, और वो MQM के जो उस वक्त जो एक्शन थे उसकी वजह से बहुत है। एक टेररिज्म की वेव थी, एक वायलेंस की वेव थी, पूरे शहर जो है उसके अंदर बढ़ सकता है। जी बिल्कुल बढ़ सकता है। अच्छा। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये कि माइनस अल्ताफ हुसैन MQM इज इन डिसअरे। इनका जो रीढ़ की हड्डी थी MQM की वो थी तंजीमी ढांचा, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो सेक्टर यूनिट से था, उससे ये कंट्रोल कर रहे थे और उसी में प्रॉब्लम था। अब वो ढांचा ख़त्म हो रहा है, तो अब ये जो सारा मामला है उसके अंदर देखिए 3 बड़े मसाइल हैं जो जिस तरह आप बात करें। एक है लॉ एंड ऑर्डर की कराची में, दूसरी है गवर्नेंस का मसला, और तीसरा है सियासी मसला। हम ये मानते हैं कि सियासी खिलवाड़ ना करें, सियासी इंजीनियरिंग ना करें, जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको डिसीजन लेने दें, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और हमारे फेडरल उसके भी शामिल है। और ये पास से अब तक हम देखते आ रहे हैं। दूसरा ये इस ढांचे में हो सकता है जो आखिर मेयर बैठा था इतने साल से सिर्फ रोता ही रहा बेचारा। देखिए ना, अब नहीं, देखिए मेयर को 47 अरब 44 अरब रुपए मिले थे सारे, तो उनके किधर गए वो लोग? कहने का मकसद ये है कि जब चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि भाई आप कब हमारी जान छोड़ रहे हैं, कब आप हमारी शहर की जान छोड़ रहे हैं, तो आपने MQM ने उसी को भेज दिया गवर्नर हाउस के इजलास में। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल है उसके अंदर के पास कुछ थी कैपेसिटी। एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक, दूसरा सियासी खिलवाड़ खत्म की जाए, तीसरा जो है आप लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे नजर रखें। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया 2013 में, और उससे हमारे कारोबारी जितने भी सरगर्मियां थी उसमें बहुत इजाफा हुआ। सही, तो वो उस पर नजर रखें, और लेकिन में कमी हुई। लेकिन उसको जब तक आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर्ड नहीं करेंगे, ये जो इस वक्त जो खींचातानी हो रही है, सिर्फ दो जुमले में कहूँगा, उसका बहुत लेना देना है आने वाले लोकल बॉडीज के इलेक्शन के, जो कब होने अभी बस अब ये देखें 28 तारीख को मेयर जा रहा है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करेगी। किस महीने में होंगे? 3-4 महीने के अंदर मेरे ख्याल में तो होने चाहिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो है वो ये बात हो रही है इन सारी जमातों के दरमियान कि वो मुकामी होना चाहिए, कराची का होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटर कराची का नहीं था पहले क्या? देखिए सिंध गवर्नमेंट तैनात करेगी, ठीक है। तो अच्छा, आपस के अंदर मजहर अब्बास साहब, ये जो इलेक्शन होने वाले हैं, आपने पहले लोकल गवर्नमेंट्स का कहा, मेरा सवाल ये था कि सारी दुनिया में मॉडर्न जदीद ढांचों से बड़े शहर चल रहे हैं, कराची को वो ढांचा नहीं मिल पा रहा। कराची में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इतने बड़े शहर को चला रही है और चला नहीं पा रही है। क्यों नहीं हम जा पा रहे आगे? इसलिए कि हमारा पॉलिटिकल बायस्ड है। देखिए MQM तो 83 के बाद आई, 87 के बाद आई है ना, उससे पहले हमने लोकल बॉडी सिस्टम क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग किया अपना? हम नहीं चाहते, कराची के बारे में एक खास पर्सपेक्टिव है, MQM हो या ना हो, लेकिन एक खास पर्सपेक्टिव रहा है कराची को कोई भी ताकतवर नहीं देखना चाहता। कराची को सब अपना लॉलीपॉप देते हैं, मिनी पाकिस्तान कहकर, कोई लॉलीपॉप देता है हमाशी हब कहकर, कोई पोर्ट सिटी कहकर, लेकिन कराची की सड़कें बिकी हुई हैं, कराची के फुटपाथ बिके हुए हैं, कराची की हर चीज बिकी हुई है। इसलिए हम नहीं चाहते कि कराची में एक ऑर्गेनाइज सिस्टम आए, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइज सिस्टम आया, एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट आई, तो आगे कई सालों बाद चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आप कोई बेसिक चीज पर नहीं आते आप कि जी कराची की लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करें, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाएं, कराची की अपनी पुलिस होनी चाहिए, कराची को सारा टैक्स जो कराची है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को रिसीव करना चाहिए, वो सारा रेवेन्यू ठीक 90% तो कराची। ठीक है, मेरे साथ रहिए। मैं एक जी दो दफा मजहब ब्रेक की तरफ मैं चाह रहा हूँ। मजहर भी मेरे साथ हैं, अवैस साहब भी मेरे साथ हैं, और ब्रेक के बाद मैं समझना चाहूँगा अकील करीम देदी साहब से कि आखिर नेमतुल्लाह खान जब यहाँ पे मरहूम मेयर थे तो उन्होंने बहुत इफेक्टिवली, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कराची को वे फॉरवर्ड पे चढ़ाया, मुस्तफ़ा कमाल ने भी उसको पुश किया। क्या वजह है कि हम वहाँ पर भी नहीं जा पा रहे? दिल्ली तो दूर की बात है, हम वहाँ पर भी नहीं जा रहे। इस पर भी मजीद मैं ज़रा पर्सपेक्टिव लेता हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकील करीम देदी साहब का आफ्टर द ब्रेक। नाज़िर वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ अकील करीम देदी साहब की तरफ। अकील करीम देदी साहब, जाने से पहले मैंने ब्रेक से पहले मैंने सवाल आपके लिए छोड़ा
2 दफ़ा हमारा अंदाज़ा है कि कराची शहर को गुज़िश्ता 20 बरस में 2 दफ़ा ताकतवर मेयर मिले, एक नेमतुल्लाह खान साहब 2001 से 2005, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल, और दोनों के बारे में कहा जाता है उन्होंने स्ट्रक्चरली डिलीवर किया कराची शहर में। क्या वजह है, पहले तो ये कैसे आ गए इस किस्म के मेयर कराची की मखसूस पॉलिटिक्स में, कैसे डिलीवर कर पाए? देखें, इसमें कोई शक नहीं है नेमतुल्लाह साहब ने बहुत काम किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुस्तफ़ा कमाल ने उससे भी ज़्यादा बेहतर काम किया है, और उसके बाद हमने कराची को बेहतर होते हुए देखा है। लेकिन आप ये देखें कि कराची की जो बेहतरी हुई थी वही कराची के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि उस बेहतरी के बाद उस मुल्क में डेवलपमेंट इतनी शुरू हो गई कि कराची के सारे किनारे गायब हो गए। पहले कराची 100 स्क्वायर किलोमीटर पे था, जब ये सारी बेहतरी हुई तो उसको 200 किलोमीटर तक हमने फैला दिया। अब जाहिर बात है कि सिटी को हमने डबल कर दिया, सुपर हाईवे पे किनारा नहीं मिलता, कराची का जो पहले टोल बॉक्स था उसको उठा के हम बहुत आगे ले गए, नेशनल हाईवे पे उसका किनारा नहीं मिलता, हब पे किनारा नहीं मिलता, हॉक्सवे साइड पे किनारा नहीं मिलता, मनोरा से पता नहीं हम कहां निकल गए हैं। अच्छा, तो ये सारी कोरंगी साइड पे आप जाए तो आपको ओवर कंक्रीट डेवलपमेंट है, आपने इसकी तरफ इशारा तो कर दिया अकील करीम रेड्डी साहब, इसका फिर सोल्यूशन भी बताएं ना। आप कहते हैं कि उन्होंने स्ट्रक्चर इतना ग्रो कर दिया कि मैनेजमेंट से बाहर हो गया, साइज इतना बड़ा हो गया, तो फिर क्या करना चाहिए? मैं उसका यही करना चाहिए कि जिस तरह आपने सिटी को फैलाया है, जिस तरह आपने आबादी को बढ़ाया है, अब आप उसी स्पीड से सिटी के ऊपर काम करें, क्योंकि आप जितना काम बता रहे हैं अब इसके लिए नाकाफी है। अब आपको उसी तरह की डेवलपमेंट करनी है, जितनी स्पीड से ये सिटी आपने फैलाई है उसी स्पीड से अब आपको कराची की डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप उस स्पीड से नहीं करेंगे और जो नॉर्मली जो काम हो रहा है वो अब कराची के लिए नाकाफी है। अब आपको बहुत बड़ी वफाक के साथ कोई रोड मैप बनाने की जरूरत है, और उस रोड मैप को आप आपस में ये समझें कि अब आप पार्टनरशिप से इस सिटी को बेहतर करें। बिल्कुल, अदरवाइज ये मसाइल बढ़ जाएंगे, और फिर जब मसाइल बढ़ेंगे तो फिर ये किसी के काबू में नहीं आएंगे। नहीं, मसाइल तो बढ़े हुए हैं, आप पता नहीं क्या कह रहे हैं कि मसाइल बढ़ जाएंगे, मसाइल इससे ज्यादा क्या बढ़ जाएंगे? कि भाई जो बात कर रहे हैं वो सारे आर्किटेक्ट जितने भी अर्बन प्लानर्स हैं वो यही कहते हैं कि जो बड़े बेहंगम तरीके से जो बड़ा है उसके अंदर बहुत सारा लेना देना ये है कि कराची को एक गोल्ड माइन के तौर पे देखा। कंस्ट्रक्शन माफियाज ने भी, जितने भी इदारे हैं उन्होंने भी, जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस थी उन्होंने भी इसको, और ये कि ओनरशिप किसी की भी नहीं कि जी अकाउंटेबिलिटी किसकी हो। यहाँ पे रोड खुदी हुई है, करोड़ों की जायदादें हैं, करोड़ों की, PCHS में मेरी नानी का घर, कई करोड़ों की, लेकिन वहाँ पर एक सड़क खुदी हुई है तो खुदी हुई है, 2 साल तक कोई पूछने वाला नहीं है। नाले हैं, डिफेंस में इतने, क्लिफ्टन के अंदर आप देखें और जगहों पे देखें कि आप जब ओनरशिप नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नाजायज़ तजावुज़ात आपने नालों पे बनाए हुए हैं, 38 नाले वो जान का अज़ाब बन गए हैं। फिर बड़े बड़े जो माफियाज़ हैं उनका एक गठजोड़ है, नेक्सस है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर किसी जर्नलिस्ट से आप पूछें कि सबसे मुश्किल स्टोरी कौन सी करनी होगी तो वो कहेगा कि लैंड माफिया पे। तो कहने का मकसद ये है कि जो सुधार की बात कर रहे हैं तो सुधार तो उस वक्त होगा जब सारी पॉलिटिकल फोर्सेज एक पेज पर होंगी। सुधार उस वक्त होगा, मैं और आप नहीं बिठाए ना, देखिए इनका हाथ पकड़ के बिठाया गया है ना, लेकिन जब सदके दिल से बैठेंगे, मैं और आप गले मोहब्बत से मिलेंगे, तो जब बैठेंगे कि हाँ कराची का मसला हल करना है, ये तो नहीं हो ना कि लोकल बॉडीज में किसको जीतना है, सूबाई असेंबली में किसको जीतना है, किसको अंडरमाइन करना है। दीदी, चूंकि आप पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन आपने बहुत ही प्यार से और डिप्लोमेटिकली ये तो बता दिया है कि मसला है क्या, एक एक्सपेंशन ओवर का, लेकिन आपने साथ एक जुमला ये भी बोला आधा सा कि वफाकी हुकूमत और इनके दरमियान में कोई अगर कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क हो। अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी तो एक सियासी जमात लगी हुई है ना, तहरीक इंसाफ, जिसने सबसे ज़्यादा वोट जो है वो कराची शहर से एक्सीडेंटली या अनएक्सपेक्टेडली ले लिया है। कैसे एक फ्रेमवर्क हो, जैसे रेंजर्स इस शहर में आई और उसने इसकी लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव कर दिया 2013 और 14 के बाद से, अब इसको इसके स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या फ्रेमवर्क होगा? देखें, मैं आपको पहले भी आपने देखा है कराची लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब था। जब रेंजर्स और पुलिस का कॉम्बिनेशन बना और कराची को हमने ठीक होते हुए देखा,
अब कराची में वफाक है, सिंध गवर्नमेंट है और अपना MQM है, ये तीनों के पास पावर है। अब इनको तीनों को बैठना पड़ेगा। कल इनकी मीटिंग भी हुई है और मीटिंग की बातें बहुत अच्छी हुई हैं और वो अच्छी बातों को याद करें। अगर 2-4 लोग उल्टे सीधे जुमले बोल देते हैं तो मुझे लगता है हमें उनकी बातों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कराची को काम चाहिए। आप तीनों पार्टियां मिल के इस कराची को बहुत बेहतर कर सकते हैं। वफाक इंटरेस्ट ले रहा है तो ये तो सिंध गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है कि वफाक भी इंटरेस्ट ले रहा है, तो डेफिनेट वो भी चाहेगा कि कराची में वो सबसे बड़ी पार्टी है इलेक्शन में, उनकी भी ख्वाहिश है कि कराची के लोगों के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो नाइंसाफी को दूर करे। और सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आगे बल्दियाती इलेक्शन है और वफाक के साथ मिलकर, MQM के साथ मिलकर कोई ऐसा काम किया जाए कि इलेक्शन में उनको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो नंबर तो हम स्कूल में भी जब जाते थे तो अच्छे नंबर के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो इस वक्त इलेक्शन सर पे है, ये तीनों पार्टी कोशिश करें कि कराची के लिए कोई ऐसा काम करें कि कराची के अवाम भी फिर इनको अपने साथ खड़ा करने के काबिल समझे। अच्छा, मेरे साथ रहें, मेरे साथ मज़हर अब्बास वो कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क किस तरह से हो सकता है। दो कंपीटिंग पार्टीज के दरमियान, पीपल्स पार्टी जो अपनी टर्फ रखना चाहती है कराची में, तहरीक इंसाफ जो इस टर्फ में आना चाहती है, कैसे कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क बन पाए? देखिए मुईद, हम जितने भी सोल्यूशन पेश कर रहे हैं वो सब एडहॉक सोल्यूशन पेश कर रहे हैं। अभी अकील भाई ने बात की, सुपर हाईवे पूरा आप उठा के देख लें, फैलता चला गया, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, इतनी के करप्शन इन्वॉल्व, जमीनें उठा के बेच दी गई थ्रो अवे प्राइसेस में। अब जाहिर है इस सोने की चिड़िया को कौन किसी के हाथ जाने देगा? नहीं जाने देगा। जिस स्ट्रक्चर की आप बात करें, मैं फिर वही कहता हूँ, अब ये बात हुई कि जी रेंजर्स ने आके साफ कर दिया, लेकिन उससे पहले गन किसने फैलाई इस शहर में, और उस शहर उस गन को प्रमोट किसने किया, प्रोटेक्ट किसने किया? अब अगर आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है तो मैं फिर ये कहूंगा कि आप अगर कल फर्ज करें PTI का मेयर आ जाता है तो शहर में काम नजर आएगा आपको, इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट कर देगी। लेकिन क्या ये सोल्यूशन होगा? परमानेंट नहीं होगा सोल्यूशन। इस तरह मुस्तफा कमाल और नेमतुल्लाह की बात आपने की, उन्होंने अपने कई काम किया लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। आज भी यही मसला है कि नेमतुल्लाह हो या मुस्तफा कमाल हो या फारूक सत्तार हो या वसीम अख्तर हो, ये 34% कराची के जो है वो मेयर होते हैं। तो जब तक आप बाकी 65% का तय नहीं करेंगे कि भाई उनको भी इसी अम्ब्रेला के तहत आना चाहिए, तब तो शहर में एक कमांड के तहत काम होगा। हम यही बात करते हैं कि जी ये इसके सपोर्ट कर दो, वो उसके सपोर्ट कर दो, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाओ। मेयर का चाहे आप डायरेक्ट इलेक्शन कराएं या नहीं कराएं, लेकिन जब तक आप कराची को वो स्टेटस नहीं देंगे, वो उसकी इंफरादी हैसियत को तस्लीम नहीं करेंगे, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, मेरे साथ है, जब तक यानी मजहर ये कह रहे हैं, मेरे साथ बुनियादी तौर पे जो सिंध की प्रोविंशियल हुकूमत है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट के दरमियान जब तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अथॉरिटी और फाइनेंस जो है उसको रीएडजस्ट नहीं किया जाएगा, चीज़ें हो नहीं सकेंगी। अकील करीम दैदी साहब का भी, अवैस तौहीद साहब का, मज़हर अब्बास साहब का, नासिर हुसैन शाह साहब का हमें ज्वाइन किया। ये सारी डिस्कशन आपने देखी। कराची शहर हल मांगता है, ये क्लैरिटी अभी भी नहीं है कि ये हल वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान या कराची की लोकल गवर्नमेंट के दरमियान निकलेगा कैसे। देखते रहिए, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।